केमिकल काइनेटिक्स का अगला वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ फैक्टर देखेंगे। फैक्टर देखने के बाद हम आज कंप्लीट बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा की। फैक्टर अफेक्टिंग ऑन ROR क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। वैसे हमने थोड़ी शुरुआत में कराई थी ये चीज़ें, पर यहाँ पे कुछ और जानेंगे, हम एक्स्ट्रा चीज़ें जानेंगे। ठीक है, शुरुआत में मैंने ये चीज़ें कराई हैं। तो पहला फैक्टर क्या आ जाता है? सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता आ जाती है। सांद्रता क्या होती है? जितनी ज़्यादा सांद्रता बढ़ेगी, जनरली ऐसा क्या होता है, जितनी ज़्यादा सांद्रता होगी उतने ज़्यादा क्या होगी? ROR होगा, रेट होगा अभिक्रिया का। तो हमने रेट लॉ में देखा भी था, क्या लिखते थे? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये क्या था? अभिकारक था। रिएजेंट की कंसंट्रेशन पावर एन क्या होती थी? कोट होती थी। सांद्रता बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगी। जर्नली के लिए बता रहा हूँ मैं, जर्नली समानता ज़्यादातर ऐसा होता है। क्लियर है? दूसरा फैक्टर क्या था? तो दूसरा फैक्टर क्या था? एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? एरिया जितना ज़्यादा होगा, ROR रेट ऑफ रिएक्शन उतने ज़्यादा होगा। ये चीज़ बताएंगे। जितने ज़्यादा रेट होगा उतने ज़्यादा क्या होगा? उसको रिएक्ट करने के लिए उतनी ज़्यादा जगह मिल जाएगी। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का सॉलिड है, लकड़ी को छोटे छोटे बुरादा कर दो, टुकड़ा कर दो तो ज़्यादा तेज़ी से जलेगा। ज़्यादा अब पूरी लकड़ी लगा दो तो उसमें एरिया उतना नहीं मिल पाता है। बुरादा में एरिया ज़्यादा मिलेगा। छोटे छोटे टुकड़े होगा उनमें सब में एरिया मिल जाएगा, सभी टुकड़े संपर्क में आएंगे। वहाँ पे सभी के सारे आइटम, सारे टुकड़े संपर्क में थोड़ी ना आएंगे। बात समझ लो, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तीसरे बात, यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी मैटर करती है। भौतिक अवस्था क्या है उसकी? फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या है? भौतिक अवस्था जैसे कि गैस का सबसे ज़्यादा होगा। गैस का रेट दर क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। गैस की दर सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड की होगी, फिर उसके बाद सॉलिड की होगी। बात समझ में आई? यानी गैस सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगी, गैस सबसे तेज़ी से रिएक्ट करेगी, तब लिक्विड तब गैस। ये चीज़ याद रखना। चौथी चीज़, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की वजह से क्या होगा? उत्प्रेरक की वजह से, उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे कंपाउंड या ऐसे आइटम या ऐसे मॉलिक्यूल जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। अब ROR को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर उत्प्रेरक तभी यूज किए जाते हैं, एक तरह के प्रोमोटर्स होते हैं ना, एक तरह के रेट को प्रमोट करते हैं, तो ROR को बढ़ा देते हैं जनरली। जो अभी हम एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या कर देते हैं? EA को कम कर देते हैं। EA को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो EA कम हो जाएगा तो ROR क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? जैसे कि ये ग्राफ बनेगा, मान लो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है यहाँ पे, तो इसको यहाँ तक इस पॉइंट पे आएगा तब वो प्रोडक्ट में बदलेगा। तो ये एनर्जी क्या होती है? EA होती है। तो इसको क्या कर देता है? कम कर, मतलब कि इसको ही कम कर देगा। ये इतना चाहिए था, अभी EA कितना चाहिए? इतना चाहिए। तो जब कैटालिस्ट होगा, कैटालिस्ट में ये वाला क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम हो जाएगी, ये इतनी ही रह जाएगी। प्रोडक्ट यहाँ पे था तो बस इतना ही चढ़ना पड़ रहा है, इतना ही चढ़ना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे क्या कम हो गया? EA भी कम हो गया। इसके बैरियर को कम कर देगा तो EA भी कम हो जाएगा। तो EA कम हो जाएगा तो दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी मान लो 50 जूल दे रहे थे, अब कम ही जूल में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में।
तो ज़्यादा प्रोडक्ट उतनी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे जितनी देंगे। पहले ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी, कम प्रोडक्ट कन्वर्ट हो, अब उतनी एनर्जी में ही ज़्यादा प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो ये क्या करता है, कैटालिस्ट उत्प्रेरक क्या करता है, ये एक सक्रियण ऊर्जा को, ये कौन सी ऊर्जा होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, ए से एक्टिवेशन, ई से एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देता है, ये कम कर देता है, तो अपक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पांचवा फैक्टर क्या होता है प्यारे, कैटालिस्ट वाला समझ में आया। पांचवा फैक्टर होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर बोले तो तापमान, ताप या तापमान जो भी हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर अपक्रिया की दर बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आर ओ आर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये कैसे पता चला, तो हम सभी को मालूम था, हमने जो के होता है वेग कांस्टेंट होता है ना, वेग स्थिरांक। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा। यहाँ पे इस रिलेशन में देखो, यहाँ पे तूने इसके लिए टेम्परेचर को ही लेकर आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था, जिसे आर्हेनियस इक्वेशन बोलते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन ने किसके बीच रिलेशन बताया था, के और के मतलब वेग स्थिरांक और किसके बीच, आर टी यहाँ पे होता है। के बराबर होता है ई की पावर क्या होता है, माइनस ई ए बाई आर टी। कल हमारा जो लेक्चर होगा, कल का लेक्चर इसी पर होगा, आर्हेनियस इक्वेशन पर। तो ये आर्हेनियस ने इक्वेशन दिया था, ठीक है। यहाँ पे आर्हेनियस कांस्टेंट है, के क्या है, वेग स्थिरांक है, ई क्या है, यही सक्रियण ऊर्जा है। आर क्या है, गैस स्थिरांक है। टी क्या है, ताप है। तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई रेट है ही नहीं, जो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो के क्या होता है, बढ़ता है। के क्या होता है, के बढ़ेगा, तो यहाँ पे इस रिलेशन में तो के है, के बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है ना। आर क्या है, के बराबर आ रहा है यहाँ पे देखो, तो ये सीधा समानुपाती है, तो के बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। क्लियर है? तो इस पर बात करेंगे हम आगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो ये याद रखना, आर्हेनियस ने दिया था टेम्परेचर को ही लेकर, ठीक है। वहाँ पे तो बताया ये भी था, ये आगे ये भी बात हम पढ़ेंगे, अगर हम प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दें, जैसे कि टेम्परेचर को क्या कर दे, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस हम क्या कर दे, बढ़ा दें। टेम्परेचर को हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। वेग स्थिरांक का मान जैसे कि T1 के लिए क्या है, T1 क्या था अपक्रिया का, पहले अपक्रिया के लिए ये था। तब अगर T1 के लिए क्या था, K1 था वेग स्थिरांक, और जब हम T1 को 10 बढ़ा दें तो तब K1 को क्या हो जाएगा, K2 जो होगा नया वाला, वो K1 का क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ये चीज़ बता रहे हैं, उसका क्या हो जाए, 10 गुना नहीं होता, 2 गुना हो जाता है। सॉरी, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 गुना हो जाता है। नया वेग स्थिरांक पुराने का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना, जनरली ऐसा ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल से ये बात पता चली। कैसे बात, एक्सपेरिमेंटली ये डाटा आया है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। क्लियर है? अब हम बात करने वाले हैं ई ए पर। किस पर बात करेंगे, ई ए पर बात करेंगे। ये चीज़ें, ये फैक्टर समझ आए कि नहीं आए। अब हम बात करेंगे ई ए पर। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, देखते रहिए केमिकल काइनेटिक्स। ई क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसे बोलते हैं। तो दोनों के लिए देखेंगे, अत्क्रमणीय उत्क्रमणीय दोनों के लिए। उत्क्रमणीय
दोनों रिएक्शन के लिए देखेंगे। इसे बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। किसी भी रिएक्टेंट को उस स्टेट पर पहुंचने के लिए जहां पर, जिस स्टेट पर, जिस बिंदु पर बांड का टूटे और नई बांड बने, पुरानी बांड टूटे नई बांड बने, तो उस स्टेट पर पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को, वही क्या होती है, ये होती है, वही होती है सक्रियण ऊर्जा, ये एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। अभी हम बात करें अतिक्रामणीय अपक्रिया, एक स्टेप में होने वाली, एक तरफ होने वाली रिएक्शन। फिर बात करें उत्क्रमणीय अपक्रिया को, रिवर्सिबल रिएक्शन को लिए, मतलब जो दोनों तरफ होती, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में होती। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ए से बी के लिए, ऐसी रिएक्शन है कोई। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो टर्म यूज होंगी, यहाँ पे इंथैल्पी यूज होगी, चेंज इन इंथैल्पी यूज होगा। इंथैल्पी क्या होती है, पर मोल, एक मोल मॉलिक्यूल के पास जितनी एनर्जी है वही उसकी क्या है, इंथैल्पी है। क्लियर है, एक मोल मॉलिक्यूल के पास जितनी भी एनर्जी है वो क्या है, इंथैल्पी है। तो इंथैल्पी, यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन की बात करेंगे, इसमें भी दो तरह के बनेंगे, अनुत्क्रमणीय में भी उत्क्रमणीय में। एक कौन सी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दो तरह के होते हैं। एक ऊष्मा शोषी, एक ऊष्मा छेपी। इसे बोलते हैं ऊष्मा छेपी को एक्सोथर्मिक, क्लियर है प्यारे। इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं क्या होती है, ऊष्माक्षेपी क्या होती हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब थर्मिक, थर्म मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टेम्परेचर हुआ, इंडो मतलब अंदर हुआ, जो टेम्परेचर को अंदर ले, जो एब्जॉर्ब करे टेम्परेचर को, ऊष्माशोषी है। एक्सो मतलब बाहर, जो टेम्परेचर को बाहर करे वो क्या है, ऊष्माशोषी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अर्थात जो लेना दे, तब जो अपक्रियाएं होने पर ऊष्मा देती हैं वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है, जो लेती हैं ऊष्माशोषी है। क्लियर है, तो ऊष्माशोषी के लिए बात करेंगे, ऊष्माशोषी के लिए बात करेंगे। इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा याद रखना है, इसके लिए डेल्टा एच क्या होता है प्यारे, हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके लिए डेल्टा एच क्या, चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिलता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होगा। इसके लिए क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी हमेशा ऋणात्मक होगा। क्लियर है, क्लियर है। ऊष्माशोषी के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए, ऊष्माक्षेपी के लिए निगेटिव आना चाहिए। चलो अब देखते हैं किसके लिए बना ले हैं। अभी हम देख रहे हैं ए से बी बन रहा, उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए। ठीक है, एक स्टेप, एक तरफ होने वाली अपक्रिया। मान लो ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या ले लें, आर ले ले या ए ले ले, कुछ भी ले ले, आर ले रहे हैं। तो इस रिएक्टेंट की जो एनर्जी है इसे बोलेंगे ई आर। रिएक्टेंट के बाद जो एनर्जी है इसे बोलेंगे ई आर, रिएक्टेंट एनर्जी। ठीक, अभिकारक की ऊर्जा। और ये क्या है, ये लेवल किसका है, यहाँ से यहाँ तक, ये लेवल है थ्रेशोल्ड एनर्जी का। थ्रेशोल्ड एनर्जी का, क्लियर है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, और मान लो यहाँ से अभिकारक शुरू करेगा, एक्टिवेट होना, एक्टिवेट होकर इस पॉइंट पर पहुँचेगा। इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद वो प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, प्रोडक्ट यहाँ तक बन के ख़त्म हो रहा। पहले एनर्जी लेगा, जो एनर्जी लेगा, कितनी एनर्जी लेगा, इतनी एनर्जी लेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसे बोलेंगे ई ए से। इसे किससे डिनोट करेंगे, ई ए से। ई ए ही क्या है प्यारे, ई ए ही क्या है, ये हमारा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा है। ये क्या है, अभिकारक ऊर्जा। ये क्या है, अभिकारक ऊर्जा।
क्लियर है। इस तरफ को क्या बता रहा है, इस तरफ को एनर्जी लेवल है, इस तरफ को अभिक्रिया का प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है, इस तरफ को अभिक्रिया क्या दिखाया रहा है, प्रोग्रेस दिखाया जा रहा है। बात समझ में आ रही, अभिक्रिया ने किसने प्रोग्रेस किया है, तो अभिक्रिया का प्रोग्रेस है, अभिक्रिया का प्रोग्रेस। क्लियर है। यहाँ पे P बन गया प्रोडक्ट, तो हुआ यहाँ पे जो P बना है, ये यहाँ पे P है, तो यहाँ से यहाँ तक कल ये क्या है, किसकी एनर्जी है, ये EP है। EP क्या है, उत्पाद की ऊर्जा है, उत्पाद की ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा। अभिकारक की ऊर्जा है, ये उत्पाद की ऊर्जा है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये उत्पाद की ऊर्जा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है, EP की ज़्यादा है ER, ठीक। EP ज़्यादा है ER से। ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ, ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे इसको दी कि कितनी एनर्जी जा रही है, इतने दी जा रही है, देखो इतने दी जा रही है। ये रिलीज कितनी कर रहा है, बस इतने से कर रहा है। रिलीज कितनी कर रहा है, इतनी कर रहा है ना, मतलब दी ज़्यादा जा रही है, रिलीज कम कर रहा है। इसे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो 50 जूल दी जा रही है, 50 जूल दी जा रही है, और 20 जूल है रिलीज कर रहा है, तो 20 जूल मान लो फिर दोबारा यूज हो जाएगी जो रिलीज हो रही है, लेकिन 30 जूल तो हमें देनी ही देनी पड़ेगी। बात समझ में, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो कैसी रिएक्शन होगी, ऊष्मा शोषी होगी, जिसमें बाहर से देनी पड़ती, जिसमें बाहर से देनी पड़ती। बात समझ में आ रही, तो क्या होगा, ऊष्मा शोषी होगी। ये क्या होगी प्यारे, ऊष्मा शोषी होगी। क्लियर है, ऊष्मा शोषी होगी, ठीक है। या फिर ऐसे बोल दो, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो हो ज़्यादा होगा एंथैल्पी ऑफ रिएजेंट से। उत्पाद की एंथैल्पी ज़्यादा होगी अभिकारक की एंथैल्पी से। क्लियर है। तो इसके डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच कैसे निकालते हैं प्यारे, HP माइनस HR से, HP माइनस HR से। तो HP क्या है, HP ज़्यादा है, HR क्या है, कम है, तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर प्रोडक्ट एनर्जी देख लो, दोनों एनर्जी देखी जाती है। प्रोडक्ट वाली क्या है, प्रोडक्ट एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएजेंट की एनर्जी कम होगी। यहाँ पे उत्पाद की एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है, अभिकारक की एंथैल्पी क्या है, कम है। वैसी वही रिएक्शन जो इसमें क्या होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, वो सभी क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पे क्या है, इतनी दी जा रही है, और निकल कितनी रही, इतनी भी देना पड़ रहा है, ज़्यादा निकल रही है कम, तो और देनी पड़ेगी अभिक्रिया चलाए रखने के लिए, अभिक्रिया करवाने के लिए, तो हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्लियर, इतनी बातें थी। निकालते कैसे, ऐसे निकालते। इतने से बात कर लेते इधर। ये हमारा रीजेंट, ये लेवल है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हिंदी में नहीं बताएं, क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। एक तरह का बैरियर है ना ये, जिसे क्रॉस करना ही करना पड़ेगा रीजेंट को, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज कन्वर्ट होने वाला नहीं। एक तरह का ये बैरियर है। ये क्या है, बैरियर है। बात समझ में आई, ठीक है। तो अभिक्रिया को होने के लिए अभिकारक को जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है पूरी, ठीक है, या अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वही क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ पे इन दोनों में फर्क होना, जितने इस लेवल को क्रॉस करने के लिए जितना चाहिए अभिकारक को, वो क्या है,
हमारा ई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेवल है, यहाँ से शुरू होगा, ये क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जाएगा, मान लो अब कि यहाँ तक आया, ठीक। तो हमारा ये प्रोडक्ट मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे, ईपी हो जाएगा, ये हमारा ईपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ई ए है, ई ए है, ये हमारा ईपी है। यहाँ पर देखो जो ई आर है, जो ई आर है वो ज़्यादा है ईपी से, ई आर है वो ज़्यादा है ईपी से। कहने का मतलब ये हुआ, जो अभिकारक की एंथैल्पी है, जो रिएजेंट की एंथैल्पी है वो ज़्यादा है उत्पाद की एंथैल्पी से, पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से। तो निकालने का तरीका वही है। डेल्टा एच कैसे निकलेगा, डेल्टा एच कैसे निकलेगा प्यारे, इसमें कैसे निकाल लेते, एच पी माइनस एच आर। कम वाले से ज़्यादा वाला घटाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कम वाले से ज़्यादा वाला घटाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है, कम वाले से ज़्यादा वाला घटाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे एक्जोथर्मी के लिए क्या आएगा, निगेटिव आएगा, डेल्टा एच। क्लियर है, क्लियर है। ये बात थी इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए। अब बात करते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे बनेगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ये क्या होती है, ए से बी बनेगा और बी से ए फिर बन सकता है, ठीक है। दोनों तरफ रिएक्शन जाती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होती है। तो पहले बनाएंगे किसके लिए, इसमें भी दो कंडीशन बनेंगे, एंडोथर्मिक के लिए। इसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये हमारा रीजेंट है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है, ठीक है। रिएक्टेंट को हमारी इतनी एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसकी बांड टूटेंगी, फिर नई बांड बनेंगे, ठीक है। मान लो ये किसके लिए है, ई ए किसके लिए है, ई ए फॉरवर्ड के लिए है ना, एफ लिखे देते हैं, ई ए एफ। ये अगर अगले सक्रिय ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा है, ये किसके लिए है, ई ए एफ है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, अग्र अपक्रिया के लिए। अग्र अपक्रिया के लिए एक्टिवेशन, एफ मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ। तो ये कहाँ तक आया, यहाँ तक ग्राफ आया जी, यहाँ से फाइनली प्रोडक्ट हमारा बन गया। तो यहाँ पे जो ई आर होगा वो ये होगा इतना, यहाँ पे जो क्या होगा, ई पी होगा इतना होगा, ई पी ज़्यादा है। अगर इस रिएक्शन को बैक में जाना है, बैक में जाना है तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, कितनी एनर्जी की, इतनी एनर्जी की। तो ये एनर्जी हो जाएगी क्या, ई ए बी हो जाएगी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ई ए बी क्या है, पश्च अपक्रिया के लिए, या रिवर्स में होने वाली अपक्रिया के लिए, पश्च अपक्रिया के लिए। मान लो अभी पहले क्या बना था, ए से पी बना, ए से पी बना, रिएक्शन लिख देते हैं,
ए से पी बन रहा है, फिर पी से ए बन रहा है, रिवर्स में पी से ए बन रहा है, ए से पी बन रहा है, इधर से इधर, फिर पी से ए बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल देखो, यहाँ पे ये वाली क्या है, सक्रिय ऊर्जा। पहले तो ये देख लो, ई पी क्या है, ज़्यादा है, ई आर क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ई ए एफ के लिए ज़्यादा है, ई ए बी क्या है, ये कम है ना। फॉरवर्ड के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही, बैकवर्ड के लिए क्या एनर्जी कम लग रही। फॉरवर्ड की सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है, बैकवर्ड की सक्रियण ऊर्जा क्या है, पश्च अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम है, अग्र अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है। ठीक है, तो इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो निकालते कैसे डेल्टा एच, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके रेशो में निकालते हैं, ई ए एफ माइनस ई ए बी। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा फॉरवर्ड के लिए सक्रियण ऊर्जा और बैकवर्ड के लिए सक्रियण ऊर्जा, फॉरवर्ड वाले से बैकवर्ड वाले घटा देंगे। फॉरवर्ड वाला ज़्यादा है, फॉरवर्ड के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है, बैकवर्ड के लिए क्या है, कम है, तो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ये किसके लिए है, हमारे इसके लिए, उत्क्रमणीय अपक्रिया के लिए। पर ये उत्क्रमणीय अपक्रिया में किसके लिए है, इंडोथर्मिक के लिए, ऊष्मा शोषी के लिए। अब देख लेते हैं एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये क्या होती है, ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा छेप की अपक्रिया होती है। इसमें डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव आता है। डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो हमेशा इससे ही निकालना, हमेशा फॉरवर्ड के लिए एनर्जी जो होगी सक्रियण ऊर्जा उससे घटाना है, बैकवर्ड वाली सक्रियण ऊर्जा से को घटा देना। अच्छा, तो निकल आएगा हमारा। इससे मत घटाना, नहीं तो कुछ ऐसे करने लगते हैं कि प्रोडक्ट वाले से ई आर वाले घटाओगे, तो इससे नहीं पता चलेगा। अच्छा, इससे नहीं निकालते हैं, वहाँ पे तो इससे निकाल सकते हैं इरिवर्सिबल वाले को, एक तरफ होने वाले के लिए। जब दोनों तरफ होती है तो इससे निकालते हैं। अच्छा, तो इसके लिए ग्राफ ये लोड करेंगे। रिएक्शन प्रोसेस इधर है, केमिकल रिएक्शन प्रोसेस इधर होगा, एनर्जी लेवल इधर क्या होगा, ऊर्जा का लेवल होगा। मान लो हमारा रिएक्टेंट यहाँ पे है और थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल ये है, और ये इतनी हमें रिक्वायर्ड है। मतलब रिक्वायर्ड है मतलब क्या है, रिक्वायर्ड है जो रिक्वायर्ड होती है ई ए है। ये किसके लिए है, फॉरवर्ड के लिए है, मतलब एफ के लिए है। ठीक है, अब हमारा फाइनली प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया, यहाँ तक आ रहा है, आगे ले जाना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक के लिए दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक के यहाँ पे जो अभिकारक का थे एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट क्या थी, ज़्यादा थी। मतलब दे रहे हैं ज़्यादा, निकल रही है कम, दे रहे हैं ज़्यादा, निकल रही है कम, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी तो क्या होगी, इंडोथर्मिक। एनर्जी देनी पड़े इंडोथर्मिक, एनर्जी ना देनी पड़े, खुद मिले, वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक। मान लो दे रहे हैं इतनी, निकल रही है इतनी, निकल कितनी रही, इतनी। दे रहे हैं 40, निकल रही है 60, तो 40 फिर दोबारा यूज हो जाएगा, 20 तो एक्स्ट्रा मिली ना, 20 तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी ऊष्मा के इसमें क्या होगा, उत्सर्जन होगा, एक्सक्रीशन होता रहेगा, ये हीट का है ना यहाँ पे, तो होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, बाहर हो जाती रहेगी। और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये क्या है, ये ई पी है, ये क्या है, ई पी है, ये प्रोडक्ट एनर्जी। और ये क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, ई आर है। तो यहाँ भी क्या है, ई आर क्या है, ज़्यादा है, ई पी क्या है, यहाँ पे कम। ई आर क्या है, ज़्यादा है, ई पी क्या है, कम है। और यहाँ पे ये किसकी सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी, ये सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी बैकवर्ड के लिए। किसके लिए, बैकवर्ड, ये पश्च अपक्रिया के लिए, इस तरफ के लिए। तो अग्र अपक्रिया के लिए ये सक्रियण ऊर्जा क्या है, कम है। पश्च अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। पश्च अपक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या है, तो निकालते हैं डेल्टा एच, ऐसे ही निकालते हैं, ई ए एफ के लिए माइनस ई ए बैकवर्ड के लिए। तो ये वाली कम है, ये वाली ज़्यादा है, तो कम वाली वैल्यू से कम ज़्यादा वाली वैल्यू घटाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो डेल्टा एच के यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा।
ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ क्यों है? क्योंकि हम दे रहे हैं ज़्यादा एनर्जी, रिलीज हो रहे, दे रहे हैं कम एनर्जी, रिलीज हो रही है ज़्यादा। जब ज़्यादा रिलीज होती है तो क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। देंगे हम मान लो 50, मिल रही है 70, मिल कितनी रही, रिलीज कितनी हो रही है 70, तो इसमें 70 में से 50 फिर यूज हो जाएगा, 20 एक्स्ट्रा, तो 20 क्या होगी? बाहर ही निकलेगी। जो अब क्रियाएं उसमें क्या करते हैं? वो अवसर्जन करते हैं, निकालती हैं। क्या करती हैं? वो होती हैं उसमें 6 पी अभिक्रियाएं जो शोषण करती हैं, उसमें देनी ही पड़ती है इसमें, क्योंकि जितने ले रहा है उतना निकाल नहीं रहा है, तो इसमें देनी ही पड़ेगी फिर भी, तो उसमें शोषी अभिक्रिया हो। क्लियर है? इसके लिए हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव, उसके लिए डेल्टा एच नेगेटिव। निकालते कैसे? रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉरवर्ड से बैकवर्ड वाले के सेकेंड ऊर्जा को घटा देते हैं दोनों केस में। ठीक है, वहाँ पे अलग तरह से निकालते थे और यहाँ पे ऐसे निकालते थे। ये थे ग्राफ, इन्हें देखो। आज हम 2 टॉपिक आज ख़त्म कर लिए। ठीक, ये और फैक्टर भी हो गए हमारे। कल के वीडियो में हम बात करेंगे सक्रियण ऊर्जा की। अच्छा, अब सक्रियण ऊर्जा की तो बात हो गई, सॉरी। कल हम बात करेंगे आर्हेनियस समीकरण की। आर्हेनियस इक्वेशन आएगा, आर्हेनियस इक्वेशन ही हो पाएगा कल। तो आर्हेनियस इक्वेशन हो गया तो एटलीस्ट लगभग ये रिलेशन इंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बात को समझ लो। अब चाहे मामा आए हैं, फूफा आए हैं, मौसा आए हैं, जीजू आए हैं, कोई आया है, जो भी हो तुम्हारा, तो क्या करते हो? चाय बनाओगे। वो चाय तो बनाते ही, सभी बनाते हैं। वो चाय ही बनवाएंगे तो ही समझा पाएंगे ना, तो तुमको चाय ही बनाना है। अच्छा, तो तुमको चाय बनानी है। दूध है तुम्हारे पास, चाय पत्ती है, चीनी है। अब दोनों मिक्स करके दे तो नहीं दोगे कि लो पी लो। चाय उठाओ 1 चम्मच, थोड़ी सी चीनी डालो उसमें 2-4 चम्मच, दूध ले लो कप, चम्मच से हिला के दे लो चाय बन गई, पी लो। ऐसा तो नहीं करते हो ना। वहाँ भी एक तरह के रिएक्शन होगी ना, तो वहाँ पर भी क्या करते हो? उसमें चेंज ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे रिएक्ट करेगी नहीं। उसे चढ़ाओगे चूल्हे पर, हीट दोगे, एनर्जी दोगे, उसे एनर्जी दोगे तो क्या होगी? एक ऐसा तो है नहीं तुरंत एनर्जी दोगे तुरंते काम हो गया, जाओ बन गई चाय, ले 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 आग दिखाया है उसको, आग दिखा दी। ऐसा तो नहीं होता कि आग दिखा के तुरंत छान के दे दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसमें भी टाइम लगता है। मतलब कि यहाँ पे इस पीक पे पहुँचती है चाय, जब इस पीक पे पहुँचेगी अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान पे, तभी ना चाय बनती है। इस एनर्जी पे पहुँचेगी तब चाय, समझ लो चाय हमारी तैयार हो। चाय हमारी तैयार होने, उबाल मारने लगी मतलब। और जैसे फिर उबाल मार गई, यहाँ पे आ गई, मतलब अब धीरे धीरे ठंडी होने के बाद तुरंत न दे दोगे, फिर कहोगे धीरे धीरे एनर्जी अपनी रिलीज करती है। यहीं से फॉर्मेशन शुरू हो गया है चाय का। बात समझ में आई? अब जैसे चढ़ाए हो तो चढ़ाए को जो एनर्जी दोगे वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी। जो चढ़ा के आग दे रहे हो, उसे हीट दे रहे हो, वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। चीनी वगैरह के पास भी, उसके पास भी, दूध, चीनी के, चाय पत्ती, सबके पास भी एनर्जी है। तो वही क्या है? ER है। जो दे रहे हो यहाँ पे इस पॉइंट पहुँचने के लिए, जहाँ पे वो चाय बनेगी, चाय में कन्वर्ट होगा सब। अभी वो चाय नहीं बनी है, तो यही क्या है? वही पॉइंट क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला है। उसके बाद जब चाय बनने के बाद जब वो होगी, चाय बन जाएगा, तो उसके बाद क्या होगी? एनर्जी रिलीज करेगी। चाय बन गई, अब तैयार हो, पियोगे तो ठीक। तो अपनी एनर्जी क्या कर रही? रिलीज तो करती है ना, तुरंत ना थोड़ी ना देखो, तुरंत ठास लोगे। जरा ये सब नौटंकी करते हो ना, तो समझ जाओ। तो वही चीज़ है यहाँ पे। ये तो एक घर वाला एग्जाम्पल था। एक जो बुक में दिया होता है वो एग्जाम्पल से समझो। ये तो घर वाला, ये तो मोटे दिमाग के लिए है ना, कि आसानी से समझ आ जाए। लेकिन एक बुक में होता है, बुक में एक एग्जाम्पल H2 + I2 का, H2 + I2 का, H2 + I2 का। देखो ये एग्जाम्पल, इसके रिएक्शन में बनता क्या है प्यारे? HI बनेगा, 2 HI बनेंगे। इसके द्वारा हम समझते हैं इसको। ठीक है प्यारे, तो ये रिएक्शन उल्टा रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ से हो जाती है ना। HI से भी टूट जाती है, H2 + I2 बन जाता है। दोनों पढ़े होगे तुम, तो इसके द्वारा हम समझते हैं। देखो HI है, HH के बीच हाइड्रोजन, ये H के बीच बाइंडिंग होगी कि नहीं होगी? HH आइटम के बीच बाइंड होगा,
और प्लस I2 है तो I के बीच बॉन्ड होगा। क्लियर है? ये दोनों बंध द्वारा जुड़े होंगे, ये दोनों भी बंध द्वारा जुड़े होंगे। तो अब होगा क्या, यहां पे ये जो इनके बीच का बॉन्ड है ना, ये जो इनके बीच का बॉन्ड है, ये थोड़ा थोड़ा कमजोर होगा। कमजोर क्यों हो रहा सर? क्योंकि इसका कांटेक्ट I से हो रहा है, इसका कांटेक्ट क्या हो रहा है, H का I से हो रहा है। तो दोनों तरफ तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं लगाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। बॉन्ड होती क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो इसका अट्रैक्शन थोड़ा इसके साथ, थोड़ा इसके साथ, अभी तक पूरा दिए थे इसके साथ, अब थोड़ा इसकी तरफ जा रहा है, थोड़ा इसकी तरफ कम हो जाएगा, वो भी सी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह जो I के बीच यहाँ भी बॉन्ड थी, तो ये भी क्या होगी, कमजोर होगी। ये इस तरफ जोड़ना चाहेगी, मतलब यहाँ पे आंशिक रूप में, पार्शियल रूप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, स्ट्रांग नहीं है, वीक हो गया है। तो होगा क्या, ये स्टेज जो कहलाएगी यही क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली है। यही स्टेज क्या है जहां पे ये काम होगा, मतलब बांड टूटना शुरू हो गया, बांड का फॉर्मेशन शुरू होगा, बांड का ब्रेक होना शुरू हो गया, बांड का फॉर्मेशन शुरू हो गया। यही चीज मैं चिल्ला रहा था अभी तक। बस अपने स्टेज पर पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच चुका है वो। अब यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये वाली बांड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे एकदम से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसे बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, संकरित संकर या संकरित जटिल संकर, संकरित हाइब्रिड। संकरित का बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स संकर को भी हाइब्रिड बोलते हैं, मतलब एक्टिवेटेड बोल देंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड, संकरित जटिल संकर, मतलब इस पॉइंट को बोलेंगे। अच्छा, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये I बन जाएगा, I बन जाएगा, और एक HI बन जाएगा, दूसरा एक HI दूसरा बन जाएगा। तो 2 HI तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या? ये एग्जाम्पल दिया होता है।